देखिए पोषण पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी में क्या होता है, जैसे मानव हो गया, कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में चेंज करता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये जीव की वृद्धि में यूज़ होता है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर स्वपोषी पोषण, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की भोजन कैसे होते हैं, अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। फिर स्वपोषी पोषण, देखिए ये कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखो ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र दिखे होंगे, इनको हम कहते हैं रंध्र। इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। और फिर पौधों को ऊर्जा कैसे मिलती है, जैसे कार्बन हाइड्रेट है, वो क्या होगा, इसका यूज़ तुरंत नहीं होता। पौधे क्या करते हैं, इसको मंड के रूप में संचित कर लेते हैं और इसका प्रयोग कब करते हैं, कंडीशन के दौरान। एक स्थिति होती है जब पौधों को इनकी आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, पौधों की अकॉर्डिंग ही कार्बोहाइड्रेट को प्रयुक्त किया जाता है। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, हमारी निकलती है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी वाटर। देखिए फिर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखें कि ये सूर्य का प्रकाश, जब इसका पत्ती के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल क्या करता है, इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और जो हमारी पत्ती होती है ना, पत्ती के अंदर जो सनलाइट होता है ये रासायनिक रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी जो हमारे मतलब प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर मरुद्वीप पौधा एक है, नोट कर लीजिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मरुद्वीप पौधे क्या करते हैं, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और दिन में क्या करते हैं, दिन में जो पत्तियां होती है ना, उसमें जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है, फिर एक अंतिम उत्पाद बनाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये कैसे होते हैं, कैसे रंग के होते हैं, हरे, ठीक है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। अब कहते हैं कि भाई CO2 का परिवहन यानी ग्रहण CO2 कैसे करते हैं पौधे। तो आंसर इस रंध्र के द्वारा। ये दोनों क्या है, रंध्र। देखिए जो हमारे रंध्र होते हैं, ये रंध्र कैसा खुला, वो कैसा बंद, पूछो कैसे। तो देखो जो स्टोमेटा जब ओपन होता है ना, मतलब खुला होता है रंध्र, ये क्या है, गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, CO2, इसके अंदर क्या है, वाटर, इसलिए वो क्या हुई है, फूली हुई है। कौन, स्टोमेटा, ठीक है। और ये वाला स्टोमेटा देखो, ये है क्लोज। कैसे, इसके अंदर का जब देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की हमें मतलब पौधों को आवश्यकता नहीं होती, मतलब वो ले चुके हैं, अब उन्हें और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेनी, तो और इनके अंदर से सारा पानी बाहर निकल चुका है, मतलब जितनी आवश्यकता थी उतना ले लिया, बाकी का सब बाहर निकाल दिया। तो ये मतलब रंध्रों का खुलना बंद होना किसके द्वारा होता है, गार्ड सेल्स यानी द्वार कोशिका के कारण, ठीक है। मिट्टी में कुछ पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड आयरन। तो बेटा नाइट्रोजन होता है ना, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है, इसका यूज़ होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए। जो विषमपोषी पोषण होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं जीव, मनुष्य, जानवर, ठीक है। फिर देखो अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये है अमीबा और ये है उसका फूड यानी खाना, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, खाने को अपनी तरफ घेरेगा, ऐसे घेरा बना लेगा उसकी तरफ और क्या कर लेगा, उसको घेर लेगा, फिर क्या बनाएगा, खाद्य रिक्तिका, फिर भोजन ग्रहण कर लेगा और जो अवशोषित भोजन है, मतलब जो अपशिष्ट भोजन है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, जो खाद्य रिक्तिका का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो खाद्य रिक्तिका का काम बताओ क्या होता है, खाद्य रिक्तिका का काम होता है जो खाना खाया है ना अमीबा ने, उसको जटिल से सरल में चेंज करना, ठीक है।
और मनुष्य में पोषण क्या होता है? देखो ये कोई चिंकू है, ठीक है, चिंकू ने खाना खाया, उसका है मुंह, उसके अंदर पाए जाते हैं दांत और जीभ। दांत क्या करती है? चीर फाड़ने का काम करती है, ठीक है, और जीभ क्या करते हैं? स्वाद चखने का काम करते हैं, ठीक है। और देखो ये रहा फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप में कौन सी गति होती है? क्रमानुकुंचन गति है। ये कैसा होता है? कोमल होता है, ठीक है। जब भोजन गीला होता है ना तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, और जब वो अंदर जाता है ना भोजन, तो यहाँ कौन सी गति होती है? क्रमानुकुंचन गति, ठीक है। जब लार के साथ खाना मिक्स हो जाता है तो वो छोटे कणों में टूट जाता है, और उसे और तोड़ने के लिए एमिलेस एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखो जैसे हमारा मुंह है, दांत है, जीभ है, भाई उसके अंदर लार बनती है ना। जब अच्छा कोई भी हम खाना देखते हैं तो वो लार किस एंजाइम की वजह से बनती है? एमिलेस एंजाइम, ठीक है। खाना गया ग्रसिका से अमाशय में गया, ठीक है, तो अमाशय से जब खाना गया, फिर वो अमाशय में खाना गया तो उसके ऊपर एक श्लेष्मा परत होती है जो उसकी रक्षा करती है अमाशय की। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। इसकी जो अमाशय की पेशी भित्ति होती है उसके अंदर बताऊं, बहुत सारे एमिलेस एंजाइम, वसा, प्रोटीन, इन तीनों का मिश्रण होता है। और किसके द्वारा काम करता है? टटर ग्रंथि द्वारा, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है और बाकी के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है जो, ठीक है। अमाशय क्या करेगा? देखो भोजन गया ग्रसिका से अमाशय में गया, अमाशय में क्षुद्रांत जाएगा, क्षुद्रांत में अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रण होता है। अवरोधनी पेशी कौन सी होती है? ये, ठीक है। और फिर देखो जैसे घास खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे काऊ हो गया, डीर हो गए, वो कैसे वेजिटेरियन है कि नहीं? तो देखो घास के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, और उसका पाचन करने के लिए इनकी क्षुद्रांत में कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण इनका खाना पचाना बहुत कठिन होता है। अगर वहीं हम इनके कंपैरिजन में मांस खाने वालों की बात करें तो मांस खाने वाले जैसे शेर, बाघ, क्षुद्रांत और छोटी, और इनकी क्षुद्रांत कैसी होती है? मतलब छोटी आंत कैसी होती है? छोटी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनका पाचन सरल होता है, ठीक है। फिर मनुष्य में क्या होता है? तो इनकी जो क्षुद्रांत होती है ना, छोटी आंत, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब का जो मिश्रण होता है और इन सब का जो पाचन होता है वो क्षुद्रांत के अंदर होता है। पर इन सब के पाचन के लिए जो क्षुद्रांत है वो किसकी हेल्प लेता है? हम कहेंगे लीवर यानी यकृत, ठीक है, और अग्नाशय यानी पैनक्रियास, इसकी मदद लेता है, ठीक है। ये हमारा अमाशय, इसके अंदर पाया गया भैया एंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा? अग्नाशय से जो, देखो अग्नाशय के एंजाइम्स होते हैं ना, उनका जो काम होता है वो क्या करते हैं? इसका जो भी एंजाइम होते हैं ना उनको ये कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। किसको? खाने को। पहले तो खाना मल में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में होता है। अग्नाशय एंजाइम क्या करते हैं? उसे क्षारीय बना देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? जो हमारा लीवर होता है यानी यकृत होता है, यकृत के अंदर क्या होता है? वसा पर क्रिया। पितरस को क्या करता है भाई? वसा पर क्रिया। वसा का ज़्यादा होना, कम होना, इसका ध्यान कौन रखता है? पितरस। पित्त लवण क्या करता है? देखो जो पित्त लवण होता है ना वो क्या करता है? वसा की जो बड़ी बड़ी कोलिकाएं होती हैं, है ना, बबल्स, उनको क्या करता है? छोटी छोटी कोलिकाओं में तोड़ देता है। ये कब होता है? जब एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो देखो अग्नाशय रस होता है ना, तो वो क्या करता है? उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? लाइपेज का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और अग्नाशय रस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या है? प्रोटीन का पाचन भैया किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? देखो जब प्रोटीन का पाचन हो गया तो क्या करेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम यानी ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। देखो प्रोटीन का पाचन दो तरीके से होता है। जो अमाशय होता है वहाँ पे प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम की वजह से होता है, और यहाँ पे अग्नाशय में जो प्रोटीन का पाचन वो ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से होता है। तो क्षुद्रांत की जो भित्ति होती है ना
उसके अंदर आतरस पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। बत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? आतरस पाया जाता है। तो आतरस क्या करती है, जो उसके एंजाइम है, उसके एंजाइम जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देती है। ठीक है, और क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देती है, वसा को वसा अम्ल में चेंज कर देती है। ठीक है, ये क्या है? हमारी छोटी आंत यानी शुद्रांत्र। ठीक है, ये हमारी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के देखो, जो छोटी आंत होती है ना, इसके अंदर देखो, ये आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे प्रबंध होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घरोम। किसे? इन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घरोम। ठीक है, इन दीर्घरोम में क्या होता है? अवशोषण सतही का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? जो पचा नहीं भोजन है ना, वो तो जाता है तुम्हारी बड़ी आंत के अंदर, लेकिन जो दीर्घरोम द्वारा जो बचा भोजन जो पचा नहीं है, वो तो चला जाता बृहदान्त्र के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई? और फिर देखो इधर, यहाँ पे क्या होता है? जो ये उंगली जैसे प्रबंध, जो ये दीर्घरोम होते हैं ना, दीर्घरोम, इनके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, तो जो फूड होता है ना, फूड को अवशोषित कर लेती है कौन? ब्लड वेसल्स। तो फिर ब्लड वेसल्स क्या होती है? बॉडी की सेल है, यानी बॉडी की सेल में पहुंचाती है। किसको? फूड को। ठीक है, समझ में आ गई इतना? ठीक है, अब हम पाठ करते हैं स्टार्ट। श्वसन क्या होता है? श्वसन क्या होता है? ठीक है, तो देखो बच्चा, अब क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है ना, सुनो, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो, मैंने बोला था आपसे, जो ग्लूकोज होती है उसके अंदर 6C यानी 6 कार्बन के अणु पाए जाते हैं। मैंने बोला था ना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर यानी हर चीज़ के अंदर कार्बन स्रोत है। कार्बन हर इंसान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज के अंदर क्या पाया जाता है? 6 कार्बन। ये हमारी सेल के खाली पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बाहर के पार्ट को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अंदर का पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से जो भी ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी? पायरुवेट में। पायरुवेट में मतलब आधी यहाँ खर्च होगी, आधी वहाँ खर्च होगी। ठीक है, तो देखो, जो अगर देखें कि जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होता है? जो ईस्ट है ना, देखो, जैसे एग्जांपल ऑफ ईस्ट क्या करती है? इथेनॉल यानी ऑक्सीजन की उसे आवश्यकता नहीं होती, वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी रिलीज़ करती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। फिर O2 का अभाव, जहाँ ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जैसे हमारी मसल्स, तो हमारी मसल है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है और एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ का है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सेल थी, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा रिलीज़ होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, ये हमारी नासा द्वार है। ठीक है, नासा द्वार से ऑक्सीजन कहाँ गई? अंदर। अंदर से कहाँ गई? फेफड़े। फेफड़े से कहाँ गई? कूपिका है। कूपिका से कहाँ गई? हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, समझ गए? अब देखो, जो श्वास नली है, ये श्वास नली के अंदर क्या इकट्ठे हैं? वलय पदार्थ इसके अंदर इकट्ठे हैं। ठीक है, मतलब धूल के कण सब। और इन वलय पदार्थों को बैलेंस करने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए, साफ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्लेष्मा की। तो देखो इधर आओ, ये मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, पहले यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। देखो, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, सुनो ध्यान से, ये कूपिका होती है। ठीक है, कूपिका से क्या होता है? ऑक्सीजन जाती है किसके अंदर? सेल्स के अंदर। तो सेल के अंदर क्या होता है? ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और जब एटीपी का विखंडन होता है ना, तो क्यों होता है भाई एटीपी का विखंडन? वायवीय पथ, एक वायवीय रास्ता होता है जो किस पर निर्भर करता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो देखो,
अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि स्थलीय जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि जलीय जीव सांस कैसे लेते हैं। तो चलो समझते हैं। देखो, जलीय जीव क्या होता है, जो जल में विलय यानी जल में जो भी मिक्स होती है ना ऑक्सीजन, उसको लेते हैं कौन, जलीय जीव। क्यों लेते हैं, वाई, बिकॉज अब देखो डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर कि ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो ऑक्सीजन जल के अंदर पाई जाती है उसकी मात्रा कितनी होती है, बहुत कम, लेकिन जो ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, समझ में आई? ओके। अब देखो, मैं ह्यूमन इंसान की बात कर रही हूँ, दोबारा आ जाओ। ये हमारी कूपिका, ये क्या है, हमारी कूपिका। ठीक है, कूपिका के अंदर क्या है, बबल 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 देख रहे होंगे। यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन भर जाती है पूरी, एक तरीके से बोलूँ तो मैं, तो गैस का जब मिनिमम होता है ना, मतलब ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मेन काम होता है वो कूपिका का ही होता है। तो कूपिका क्या करती है, इसके अंदर वायु भर जाती है। ठीक है, वायु बढ़ने के बाद क्या होता है, जो इसकी भित्ति होती है ना साइड की, इसको कहते हैं भित्ति। तो भित्ति है, इसको अगर मैंने खोल के देखा माइक्रोस्कोप से तो मुझे पता चला कि इस भित्ति के अंदर बहुत सारे जाल हैं और इन जाल का नाम है रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब उसने क्या करा, ऑक्सीजन अंदर गई, फेफड़ों गए, ऑक्सीजन मतलब श्वास नली के अंदर गई। ठीक है, अंदर जाने के बाद जब ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर गई तो फेफड़ों द्वारा कूपिका ने क्या करी, ऑक्सीजन चूस ली, मतलब ऑक्सीजन क्या करी, ग्रहण कर ली। ठीक है, तो देखो जब भी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है ना, तो हमारे जो लंग्स होते हैं और जो हमारी जो पसलियाँ होती है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ खींचती है, और जो हमारा डायफ्राम है वो कैसा हो जाता है, चपटा। ये याद रखोगे, ठीक है? तो देखो, जो भी ऑक्सीजन है कूपिका में गई, कूपिका से हमारी बॉडी, हमारे जो मतलब ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर गई, ब्लड वेसल से हमारी शरीर में गई, हमारे शरीर से जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ जाती है, कूपिका के अंदर, कूपिका से कहाँ जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब रुधिर वाहिका के अंदर, फिर रुधिर वाहिका के द्वारा लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू श्वास नली में जाती है, श्वास नली से बाहर निकल जाती है। इट्स वेरी इजी, समझ गए सभी? ठीक है, और अब एक और बात समझ लो। ठीक है, ये देखो, अगर मैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, अगर इसका आदान प्रदान मतलब आदान प्रदान होता है तो वो विसरण की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, जब हम पौधों की बातें कर रहे हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो देखो पौधों की जो आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, जब पहली चीज़ जब रात होती है तो रात को ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, इसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना पौधों के अंदर से इम्पोर्टेंट होता है। एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन नहीं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मतलब ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता। ठीक है, हम कह रहे हैं कि देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पौधों ने लिया, ठीक है, लिया, फिर पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली पौधों ने, तो ऑक्सीजन वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको काट देती हूँ, आपके सामने काटूंगी। ठीक है, देखो मैंने इसको काट देती हूँ। ओके, तो इतना समझ में आ गया? देखो, फिर है मानव में श्वसन वर्णक क्या है। बहुत बार पूछा जाता है कि श्वसन वर्णक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या, जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से भरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, और ये किसके रूप में होती है, आरबीसी के रूप में होती है। ठीक है, तो